आज हम बात करने वाले हैं 1813 के चार्टर अधिनियम के बारे में। आज हम जानने वाले हैं कि 1813 के चार्टर अधिनियम में था क्या, क्या क्या कारण थे 1813 के चार्टर अधिनियम को लाने के लिए और क्या क्या कठिनाइयाँ हो रही थी इसको बनाने के लिए। बहुत सारी बातें हैं, आज हम जानेंगे पूरा 1813 का चार्टर अधिनियम। इससे पहले हमारे चैनल एजुकेशन मान्य को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप उसको देखें। उसमें आपको इंग्लिश की वीडियोस, मैथ्स की वीडियोस और रीजनिंग की वीडियोस बहुत बेसिक से पढ़ाई जा रही हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस हो सकती हैं आपके कोई से भी पेपर के लिए। इसके बाद आज हम चर्चा करने वाले हैं 1813 का चार्टर अधिनियम को। जी हाँ, आज हम जानेंगे किस किस कारणों से 1813 का चार्टर अधिनियम बना है। इससे पहले अगर आपने हमारी एक्ट सीरीज़ नहीं देखी है जिसमें 1700 रेगुलेटिंग एक्ट चला है सबसे पहले, उसके बाद हमारा पिट्स इंडिया एक्ट चला है और उसके बाद 1793 का एक्ट चला है और उसके बाद जो लास्ट तो नहीं है पर उसके बाद जो एक्ट सीरीज़ में चला है उसका नाम है 1813 का चार्टर अधिनियम। जी हाँ, आज हम जानेंगे। इससे पहले मैं एक बात आपको पूरी बता दूं कि ये वीडियो जो है आप पूरी देखें, इसलिए आपको फुल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और आपके बहुत सारे काम ये आ सकती है। तो जी हाँ, चलिए आज हम शुरू करते हैं 1813 का चार्टर अधिनियम। कारण क्या हो रहे हैं 1813 के चार्टर अधिनियम को लाने में। ये कारण ये हो रहे हैं कि ये 1808 की बात है। 1808 की बात है। यहाँ पर हो क्या रहा है, यूरोप में जहाँ पर ब्रिटेन भी है वहाँ पर एक शासक उठ के आ जाएगा और उस शासक का नाम है, ऐसा कोई होगा नहीं जिसने नाम नहीं सुना होगा, नेपोलियन बोनापार्ट। फ्रांस के हैं और बहुत इम्पोर्टेंट योद्धाओं में इनका नाम गिना जाता है नेपोलियन बोनापार्ट का। और उठ के आ जाएंगे और पूरे यूरोप में उथल पुथल मचा देंगे। यूरोप में ऐसी परिस्थितियां बना देंगे कि व्यापार नहीं हो पाएगा। व्यापार नहीं हो पाएगा किस लिए? जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में भेजी है वो व्यापार तो कर रही है पर उनके वजह से पूरा देश नहीं चलता। वहाँ पर कुछ इंटरनल व्यापारी भी हैं जो छोटे लेवल में व्यापार कर रहे हैं। जो मसाला यहाँ से टेक्सटाइल उठा के जाता है, जो यहाँ से वो दालचीनी उठा के ले जाते हैं, जो यहाँ से वो कपूर ले जाते हैं, जो यहाँ से वो लौंग ले जाते हैं, जो वो यहाँ से बहुत भिन्न प्रकार के कपड़े ले जाते हैं जिनमें चिंट का नाम भी बहुत फेमस है। इंडोनेशिया से वो मसाले ले जाते हैं, यहाँ पर गुजरात से टेक्सटाइल ले जाते हैं वो। इन सब का श्रीलंका से दालचीनी ले जाते हैं। तो ये सारा जो सामान है ये कहाँ जाता है? उनके देश में जाता है। और देश में जाके ऐसा नहीं है, वहाँ के जो लोकल व्यापारी हैं वो भी वहाँ दूसरे दूसरे देशों में उन्हें बेचते हैं। तो जब दूसरे दूसरे देशों में उन्हें बेच दिया जा रहा है तो उस प्रॉफिट को वो रखते हैं। पर यहाँ पर हुआ क्या? अब आप बोल रहे होंगे इतने सारी चीज़ें चल रही हैं तो यहाँ पर ख़राब क्या है, सब कुछ तो अच्छा चल रहा है। पर नेपोलियन ने क्या करा, पूरे यूरोप में घेराबंदी कर दी। और यूरोप में घेराबंदी करके क्या करा, व्यापार को कैंसिल कर दिया। जो इधर उधर के देशों से व्यापार हो रहा था वो व्यापार कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि हो क्या रहा था। आप यहाँ पर पॉइंट बनाकर नोट्स में लिख भी सकते हैं। यहाँ पर ये हो रहा था कि जब ये एक्ट चल रहा था तो इसमें एक परेशानी ये हो रही थी कि नेपोलियन ने पूरा घेराबंदी कर दी। और यूरोप में जब घेराबंदी कर दी है तो इसमें पूरे जो आंतरिक व्यापारी हैं वो पूरी तरीके से हिल गए। यहाँ पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तो व्यापार कर रही है भारत के साथ, वो प्रॉफिट कमा रही है पर उससे देश तो नहीं चल रहा ना। दूसरा यहाँ पर क्या हो रहा था, उस समय के बहुत बड़े, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, जो एडम स्मिथ ने कहा है कि एकाधिकार और मोनोपोली दोनों ही बेकार हैं किसी देश के लिए। ये दोनों किसी देश को खोखला कर देंगे। तो ये किसके लिए बात की जा रही है? ये बात की जा रही है सीधा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे भारत में व्यापार कर रही है पर एकाधिकार के साथ करती है, मोनोपोलो के साथ करती है। ऐसा नहीं है कोई दूसरी कंपनी उसके साथ आके व्यापार कर रही हो। इंडोनेशिया में उसका राज चल रहा है, श्रीलंका में उसका राज चल रहा है, आप वहाँ से लगा लिए, पूरे इंडिया में तो है ही उसका राज। तो यहाँ पर वो पूरा व्यापार कर रही है पर कोई दूसरी उसके साथ सहयोग में नहीं है। इसी व्यापार और इसी मोनोपोली और इसी एकाधिकार को गलत ठहराया है किसने? एडम स्मिथ ने। ये बात इतनी ज़्यादा लग गई है इंग्लैंड के जो निवासी हैं उनके मन में, इतनी ज़्यादा बस गई है कि उसका समर्थन मिलना शुरू हो गया। एडम स्मिथ की बात को हाई लेवल में ले गए और उसका प्रचार होने लगा। और इतना ज़्यादा प्रचार होने लगा कि किंग के पास बात पहुंच ही गई। जब किंग के पास बात पहुंच गई तो यहाँ पर परेशानियाँ उत्पन्न हो गई क्योंकि व्यापार नहीं हो रहा है, इंटरनल व्यापार ख़त्म कर दिया है। अब एक और कठिनाई यहाँ पर उठ के आ जाएगी। क्या है वो कठिनाई? ईसाई धर्म को फैलाने के लिए पादरी
यहाँ पर भारत में आना चाहते हैं और ईसाई धर्म को फैलाना चाहते हैं। ईसाई धर्म को फैला के वो यहाँ पर पूरे पाश्चात्य बनाना चाहते हैं और यहाँ पर वो बनाएंगे भी। कहाँ पर? कलकत्ता में बनेगा वो पहला। और यहाँ पर इस समय पादरी भी आना चाहते हैं। तो ये सारी कठिनाई अब किसके सामने है? ब्रिटिश के सामने, किंग के सामने रखी गई। अब किंग किसको बोलेगा? किंग अपनी कमेटी को बोलेगा, अपनी काउंसिल को बोलेगा, अपने सलाहकारों को बोलेगा और बात जाएगी फिर किस में? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में। और फिर वहाँ से कौन आएगा? संचालक मंडल। तो यही बात रखी गई और संचालक मंडल से कहा गया आप रिपोर्ट बनाएं कि ये जो सारी परिस्थितियां हैं उसमें आपका क्या कहना है, इसमें एक रिपोर्ट बनाएं और ये रिपोर्ट हमें आके दे। अब ऐसे ही 5 रिपोर्ट बनी है 1808 के बाद 1809, 10, 11, 12, 13 5 रिपोर्ट बनी है। और जो लास्ट रिपोर्ट है 1813 की, उसी रिपोर्ट का नाम है 1813 का चार्टर अधिनियम। अब आपको ये जानना होगा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने क्या कहा। तो हम पॉइंट वाइज पूरी बात को जान लेते हैं। ब्रिटिश व्यापारी भारत आ सकते हैं। जी हाँ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने, संचालक मंडल ने कह दिया कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या कह रहे हैं कि जो व्यापारी हैं वो भारत में आ सकते हैं। भारत में आ तो सकते हैं, पर एक उन्होंने शर्त रख दी। उन्होंने शर्त तो कुछ नहीं रखी, एक बात बताई कि अगर वो व्यापारी भारत आए, उनको यहाँ के कल्चर के बारे में नहीं पता, यहाँ के नीति के बारे में या नहीं पता, यहाँ की कास्ट सिस्टम के बारे में नहीं पता, यहाँ की कुप्रथाओं के बारे में नहीं पता, तो वो यहाँ पर हमारे जो व्यापार है उसे भी बिगाड़ सकते हैं और हमारे सहयोग जो बढ़ाना है, जो व्यापार प्रॉफिट कमाना है, उसको घटा देंगे। और घटा देंगे तो क्या होगा? नुकसान होगा। किसका? दोनों का बोले तो तीनों का। एक तो जो पर्सनल कंपनियां यहाँ आना चाहती हैं, दूसरा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और तीसरा देश तो है ही, वो नुकसान तो झेलेगा। तो ये जो ज़्यादा कल्चर को नहीं जानते, नीतियों को नहीं जानते, और सारी जो ये परिस्थितियाँ हैं भारत में, किस तरीके से राजाओं का आपस में मतभेद है और कैसे कैसे चल रहा है वहाँ की राजनीति, इसमें जब आप कुछ जानते नहीं तो आप भारत में आके परेशानियां ही बढ़ाएंगे। दूसरा, इस बात का जो समर्थन है वो कौन करेंगे? जी हाँ, इस बात का समर्थन कौन करते हैं? जिनका नाम है वॉरेन हेस्टिंग। प्रथम गवर्नर जनरल हैं, ये बंगाल से हैं, मैंने आपको पढ़ाया भी है पहले। उसमें क्या करते हैं? समर्थन दे देते हैं और समर्थन देने के बाद ये बताएंगे कि हेक्टर मुनरो एक और हैं जो दोनों समर्थन देंगे इस बात का कि ये बात बिल्कुल सही है। दूसरी बात क्या हो रही है? कंपनी ने बहुत सारे क्षेत्र विजिट कर लिए हैं। अब कंपनी क्या कह रही है कि कंपनी ने कहा कि बहुत सारे क्षेत्र विजिट तो कर लिए हैं हमने और उनसे कंपनी के क्षेत्रों के लिए, अब कंपनी के क्षेत्र विजिट में क्या हो गया है? बहुत सारा खर्चा हो गया है। कैसे खर्चा हो जाता है? सैन्य लड़ती है, सैन्य का नुकसान होता है। दूसरा, खाने पीने का नुकसान होता है। तीसरा, बारूद व बंदूकों का नुकसान होता है। इन सब खर्चों को उठा के वे अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कह रही कि हमारी कंपनी घाटे में चल रही है। इन्हीं सब कारणों को देखते हुए ये रिपोर्ट जब भेजी गई तो अब किंग क्या सोच रहा है? किंग ने सोचा कि अब हमें कुछ ना कुछ कदम तो उठाने होंगे। क्यों उठाने होंगे? एक कारण ये भी बड़ा है कि इतने सारे भारत के क्षेत्रों को विजिट कर रहे हैं, और जब ये क्षेत्रों को विजिट कर रहे हैं तो दूसरे देश क्या बोलेंगे? मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे ये बात पूरी समझाता हूँ, जो आपको मैं समझता हूँ समझ आ जाएगी। तो आप ये मान लीजिए, अगर भारत की कोई कंपनी है, रिलायंस को ले लीजिए आप। अगर रिलायंस हमारी कंपनी है, ऐसी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की कौन थी? ब्रिटेन की थी। ऐसे ही भारत, अगर नेपाल की बात ले लीजिए, नेपाल में जाती है, गई है व्यापार करने और कर दिया क्या? कब्जा कर दिया। व्यापार करने के लिए बोला था। तो यही सारी कठिनाइयाँ हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि आप कब्जा तो कर दीजिए, मान लीजिए आपने काठमांडू ले लिया, सब ले लिया उसका इलाका, पर बदनामी किसकी होगी? बदनामी होगी भारत की। अब आप बोलेंगे कैसे? जी हाँ, मैं लाभ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं और देशों के समक्ष जो बदनामी होगी उसकी बात कर रहा हूँ। बदनामी के आप ये समझिए कि लाभ तो होगा, रिलायंस को लाभ होगा। अगर रिलायंस को लाभ हो रहा है तो आप ये समझ ही सकते हैं कि भारत को भी लाभ होगा, क्योंकि वो कंपनी कुछ ना कुछ परसेंट में जो गई होगी उसका परसेंट भारत सरकार में भी होगा। पर यहाँ पर ये होगा नुकसान कि जो और सारे देश हैं वो मिलके क्या बोलेंगे कि किसी देश में आपने इतना ज़्यादा कैसे क्षेत्र जीत लिया। आप पे बातें उठने लग जाएंगी, आपके देश को घेरा जाएगा। और जैसे आप इस समय की बात करें तो अमेरिका, रशिया, ये सब आपको घेरने में लग जाएंगी। पर यहाँ पर उस समय यही बात हो रही थी। जो यूरोप में यहाँ पर चल रहा था वो ये चल रहा था कि आपने कंपनी तो भेजी है व्यापार करने के लिए, अब उसने कब्जा कर दिया। कब्जा तो कर दिया, व्यापार यूरोप के और देश भी उठ के आ रहे हैं, बोल रहे हैं कैसे हुआ है। इन्हीं सब कारणों के डर से अब कुछ ना कुछ कदम तो उठाना पड़ेगा, और कदम उठाया भी जाता है। जी हाँ, जो कदम उठाया जाता है वही बन के आता है 1813 का चार्टर अधिनियम। 5 रिपोर्ट आती हैं 5 साल में, और जो 5वीं रिपोर्ट है उसी का नाम है 1813 का चार्टर अधिनियम। 1808 के कारण, और बन के आएंगे कब? 1813 में।
तो अगर आपसे ये पूछ जाएं कि कारण क्या है, तो कारण ऐसे नहीं है कि 1813 में ही उत्पन्न होना शुरू हो गए और 1813 का एक्ट आ गया। कारण पीछे से चलते आते हैं। 1808 के कारण हैं ये सारे जो मैंने अभी तक आपको बताए। और इम्प्लीमेंट देखिए कब जाके हुआ, 1813 के अधिनियम में। तो रिपोर्ट सारी बन के तैयार हो गई थी, अब आपको बताना पड़ेगा इम्प्लीमेंट। जी हाँ, अब यहाँ पर क्या लिखा है 1813 के एक्ट में, इम्प्लीमेंट हुआ क्या है जी। इसमें सबसे पहला जो पॉइंट होगा उसमें ये होगा, 20 वर्ष के लिए व्यापार को बढ़ा दिया गया। ये तो आपको पता है। सबसे पहले आपका रेगुलेटिंग एक्ट, फिर पिट्स इंडिया एक्ट, 1793 का एक्ट, तीनों में 20 वर्ष के लिए व्यापार बढ़ा दिया गया। और उससे पहले अगर मैं बात करूँ तो 1600 में अगर मैं बात कर दूँ तो एलिजाबेथ ने 20 वर्ष के लिए व्यापार बढ़ाया था। इसको कंटिन्यू रखा है, इस प्रथा को कौन से एक्ट ने, 1813 के एक्ट ने इसे कंटिन्यू रखा है। ये एक्ट कब जाके ख़त्म होगा, ये ख़त्म होगा 1853 के अधिनियम में। 1853 के अधिनियम में रखा जाएगा। जो यहाँ पर क्यों ख़त्म होगा कि यहाँ पर बात हो गई थी सेक्शन 87 की। सेक्शन 87 आया था 1833 के अधिनियम में, जो 1853 के अधिनियम का कारण बनेगा, बहुत बड़ा कारण। वहाँ पर शिक्षा के लिए लाया गया है, बोला गया है आपको पढ़ाएंगे, आपको अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी पोस्टों में, आपको प्रांतों में रखा जाएगा, पर इसका उल्टा हो रहा है, इसका विपरीत हो रहा है। और बोला गया आपको अगर पेपर भी देना है बड़े लेवल का तो आप कहाँ आके देंगे, इंग्लैंड में आके देंगे, और वो भी इंग्लिश में देंगे, जो बिल्कुल ही गलत बात थी उस समय। इसलिए 1853 का अधिनियम आएगा और उसमें ये बात रखी जाएगी कि 20 वर्ष के लिए अब ख़त्म कर दो, कंपनी का जो व्यापार है उसको बंद कर दो। और इसके बाद आपको पता है 1857 की क्रांति, और उसके बाद 1858 में ख़त्म, कंपनी कोई नाम की चीज़ ही नहीं बची है। अब आ गया है ब्रिटिश संसद, डायरेक्ट रूल करेगा इंडिया में। पहले कंपनी ने रूल करा, अब ब्रिटिश संसद रूल करेगा। तो ये दोनों कारण चल रहे हैं इनके। तो ये है कि 20 वर्ष के लिए अभी तो बढ़ा दिया गया। दूसरा कारण आपको खुद याद करना होगा। कैसे, मैंने आपको कारण बता दिए हैं। कारण अगर आपको याद है तो आपको पॉइंट याद हो जाएगा। आपको दोनों को रिलेट करते हुए चलना होगा। आप रिलेट कैसे कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। आपको अगर कारण में पता होगा कि नेपोलियन ने जब क्या कर दिया था, यूरोप में नाकेबंदी कर दी थी व्यापार में, तो इंटरनल व्यापारी बोल रहे थे कि हमें भी भारत में व्यापार करने के लिए भेजो, क्योंकि जो मोनोपोली है, जो एकाधिकार है, वो हमें नहीं चाहिए और हमें भी आप वहाँ भेजो। ऐसे ही ईसाई धर्म के पादरियों ने कहा था हमें भी भारत में भेजो, हमें भी लाभ कमाना है। तो इसी को इम्प्लीमेंट में ला के रख दिया। कहा, अब सुनिए, अन्य अंग्रेज़ व्यापारी भी भारत आ सकते हैं और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से अनुमति लेनी होगी। आ तो सकते हैं पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से अनुमति भी लेनी होगी आपको। इसी के वजह से आप यहाँ पर जान सकते हैं कि संचालक मंडल की रिपोर्ट मैंने आपको ये पूरा बता दिया है, आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो इंग्लैंड की जांच कमेटी 5 साल में 5 रिपोर्ट आई हैं, ये भी आपको बता दिया गया है। इसके बाद अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो इम्प्लीमेंट आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। 20 वर्ष के लिए जो अधिकार है वो बढ़ा दिया गया, मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा अन्य व्यापारी भी भारत आ सकते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मदद लेते हुए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मदद ले रहे हैं तो वो अनुमति लेनी पड़ेगी, तो तभी भारत आ सकते हैं। पर ब्रिटिश ईस्ट कंपनी को ये, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किसी बात से डर रहे हैं या मना कर रहे हैं, क्यों करेंगे मना, मैं बताता हूँ आपको। अगर आप भारत आना चाहते हैं पर वो ईस्ट इंडिया कंपनी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, जो संचालक मंडल है, वो नहीं चाहता कि आप इंडिया आएँ, वो नहीं चाहता आप हमारे व्यापार में पूरा भागीदार बने, वो नहीं चाहता कि आप भी लाभ कमाएँ, तो वो मना कर देगा। तो इस वजह से आप किस में जा सकते हैं, कोर्ट ऑफ कंट्रोलर। एक बात थी जहाँ पर पिट्स इंडिया का एक्ट आया था 1774 का, 84 का। उसमें क्या हो रहा था, पिट्स इंडिया एक्ट में कोर्ट ऑफ कंट्रोलर नाम की एक बहुत बड़ी ब्रांड समझ लीजिए आप उसको, बहुत बड़े लेवल में जो फैसले ले सकती है, वो सामने आया था। और आज भी वही देखिए आप आगे सुपीरियर बन रहा है। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मना करता है कोई बात नहीं, आप कोर्ट ऑफ कंट्रोलर में जा सकते हैं, वहाँ जाकर अपनी बात रख सकते हैं, वो आपको अनुमति देगा। तो यहाँ पर ये सब जब चल रहा था, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्वेश्चन बना के फेंक देगा आपको। कैसे, आपको बोल देगा 1813 के चार्टर अधिनियम में ये सारे कथन दिए गए हैं। ये आया भी है क्वेश्चन, पर ये यूपीएससी का क्वेश्चन है। ये आया है क्वेश्चन आप पे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के चार्टर अधिनियम है जो 1813 का, उसमें इन कथनों में बताइए कि कौन सा सही है। पहला फेंक देगा पॉइंट आपको कि उस समय ब्रिटिश संसद का सीधा शासन हो चुका था भारत में। दूसरा फेंक देगा आपको कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अच्छा काम नहीं कर रही थी, इससे 1813 का अधिनियम आया था। चौथा आपको कोई कारण फेंक देगा कि क्यों बना था, और एक पॉइंट डाल देगा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 2 मामलों को छोड़कर और सारे व्यापारों से मोनोपोली एकाधिकार को हटा दिया गया। वो 2 मामले हैं चाय और चीन के साथ व्यापार। जी हाँ, तो यही पॉइंट आपको याद रखना है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 2 मामलों के साथ
रखा गया जिसका नाम है चाय और चीन के साथ। इसके अलावा कोई भी व्यापार आप कर सकते हो, दो दूसरे आएंगे, पर इसको छोड़कर ये हटा दो और यही मोनोपोली को बरकरार रखा गया। पर अगले उसमें टूट जाएगा ये, जो अब 1833 का अधिनियम आएगा। ईसाई धर्म के प्रचार के लिए अब देखिए क्या हो रहा है। ईसाई धर्म के प्रचार के लिए अनुमति मिल गई। पाश्चात्य सभ्यता भी भारत में फैला दो। ये ईसाई धर्म, अब ये भी आपको रिलेट करो। अगर आपको कारण पता है कि कारण क्या था, ईसाई धर्म ने उस समय विद्रोह करा था, वही इम्प्लीमेंट में आ जाएगा। तो इम्प्लीमेंट में क्या आया कि ईसाई धर्म के लिए कारण उठा था, तो अब यहाँ पर रख दिया कि हाँ भाई ईसाई धर्म को भी बुला दो आप, जो 1800, ये खैर उस अगला एक्ट को छोड़े, ये ईसाई धर्म को आ गया था और पाश्चात्य सभ्यता को भारत में फैला दिया गया। और ये इसका हेडक्वार्टर वो सबसे पहले कलकत्ता बनाएंगे, यहाँ पर सबसे ज़्यादा बनेगा वहाँ पर। एक और पॉइंट यहाँ पर आया था कि शिक्षा के लिए यहाँ पर 1 लाख का बजट आया। शिक्षा के लिए बजट भी ला रहे हैं यहाँ पर। व्यापारिक खाते और शासन संबंधित खाते दोनों अलग रखे जाएंगे। अब यहाँ पर बार बार क्या हो रहा है, आपको एक बात तो आपको नोट डाउन हो रही होगी अगर आपने सारी पॉलिटी सीरीज़ ये जो देखी होंगी शुरू से, कि जो व्यापारिक खाते हैं, जो ये रिपोर्ट हैं, हर बार बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या संचालक मंडल हर बार रिपोर्ट कर दे रहा है पेश। जो रिपोर्ट मांगी जा रही हैं, रिपोर्ट करी जा रही हैं, तो इससे सारा जो है वो सारा घिचपिच हो रखा है। मतलब व्यापारिक खाते अलग कर दिए जाएंगे इस समय और शासन संबंधित खाते दोनों अलग। क्यों कि अगर जब जांच हो, अगर ब्रिटिश कुछ यहाँ पर गड़बड़ होगी, अगर अगले अधिनियम जो आएगा उसका कारण बनता है कि यहाँ पर कंपनी कुछ धांधली कर रही है और जांच मांगी किंग ने, राजा ने जांच के लिए मांगी, तो सारा व्यापारिक उनको सारा खगोलना पड़ेगा कि व्यापार कैसा चल रहा है और शासन कैसा चल रहा है। तो जो दोनों खाते हैं वो मिक्स हैं। अगर दोनों खाते मिक्स रहेंगे तो कठिनाई होगी। अगर दोनों को अलग अलग कर देंगे तो एक आदमी को व्यापारिक खाते देखने के लिए लगा दो, एक आदमी को शासन संबंधित खाते देखने को लगा दो और निष्कर्ष निकाल दो बाद में कि हाँ भाई इन्होंने गलत करा है कि सही। तो उनको अलग कर दिया गया। ये बात भी आप नोट डाउन कर देना कि 1813 के अधिनियम में व्यापारिक और शासन संबंधित खाते दोनों को अलग कर दिया गया। ठीक है, यही कारण है क्यों अलग कर दिया, क्योंकि जांच में बहुत दिक्कत आती है। आपको अगर मैं पूरी एक मोटी किताब दे दूंगा और बोलूँगा पूरी जांचो, उसी के 2 भाग बना के दे दूंगा, आप 2 आदमी को बिठा दोगे, एक ये वाली जांचेगा, एक दूसरी वाली जांचेगा। तो यही कारण था कि उस समय भी व्यापारिक खाते और शासन संबंधित खाते अलग कर दिए गए। इसके बाद मैं आपको बात बताऊं तो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की पावर को इंक्रीज़ कर दिया गया। वो तो है ही सुपीरियर, खैर सुपीरियर तो है, और उसको पावर को और इंक्रीज़ कर दिया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की पावर को वृद्धि मिली। इसी के साथ एक और पॉइंट अगर मैं बताऊं आपको, सुप्रीम कोर्ट के अधिकार वाले क्षेत्रों में अब टैक्स लिया जाना शुरू कर दिया। नहीं देने पर दंड दिया जाएगा। जो सुप्रीम कोर्ट के इलाका, जो निर्वाचन क्षेत्र है उसका जो बता दिया था, कब एक्ट ऑफ सेटलमेंट में बता दिया था, 1781 कब आया था ये, जब रेगुलेटिंग एक्ट था। उसके बाद जो कारण क्या बन रहा था पिट्स इंडिया एक्ट आने का, कि निर्वाचन क्षेत्र नहीं पता, तो वो जो निर्वाचन क्षेत्र था उस क्षेत्र में अब टैक्स लेना वसूलना शुरू कर दिया गया और नहीं देने पे दंड भी दिया जाएगा। इसके बाद गिरजाघर खोल दिया गया कलकत्ता में, मैंने बताया भी था आपको। बिशप, वहाँ पर पादरी बिठा दिया गया और यहाँ से ईसाई धर्म का फैलना शुरू हो गया। वैसे ईसाई धर्म अगर मैं मेन बात करूं तो पोर्तुगीज़ लेके आए हैं। पोर्तुगीज़ सबसे ज़्यादा ईसाई धर्म के लिए माने जाते हैं जो लेके आए हैं। आज आप गोवा में इतनी बड़ी बड़ी चर्च देखते हैं तो क्यों देखते हैं, यही कारण है कि पुर्तगाल ने गोवा में बहुत ज़्यादा राज करा। पुर्तगाल ने राज कब करा था, ये बात है 1510 की। 1510 में फ्रांसिस्को अल्मेडा, जो फर्स्ट नंबर पे गवर्नर थे पुर्तगीज़ की तरफ से, जो आए थे 1503 में नियुक्त होके, और 1509 में जब इनका बेटा अल्फांसो अल्मेडा मारा जाता है, और अल्मेडा के मरने पर यहाँ पर क्या होता है, उसको चोल युद्ध कहा जाता है। और फिर आते हैं 1510 में अल्बुकर, और अल्बुकर आते ही क्या करते हैं, 1510 में गोवा को अपने अधीन कर देते हैं। किससे, बीजापुर डायनेस्टी, जिसमें कौन बैठे हैं, यूसुफ आदिल शाह और उनके बेटे इस्माइल आदिल शाह, उनसे छीन लेते हैं, उनसे युद्ध करते हैं। जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है तिमोजा। तिमोजा कौन है, एक इन्फॉर्मर है, और इतना इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मर है कि इतना इम्पॉर्टेंट उसका स्पाई सिस्टम है कि वो इतनी इन्फॉर्मेशन लेके आ जाता है और हरा देते हैं बीजापुर के सुल्तान को, इस्माइल आदिल शाह को, और रूल कर देते हैं गोवा में। जो तिमोजा है वो होनावर के राजा के साथ मिलके, जो एक हिंदू राजा है, तिमोजा भी हिंदू है, और होनावर के राजा भी, जो मदद करते हैं अल्बुकर की, और मदद करते ही गोवा उनके अधीन आ जाएगा। उस समय से
बाद तक गोवा में जो जितना ज़्यादा क्रिश्चियनिटी फैली है, जितना ज़्यादा क्रिश्चियनिटी को आगे बढ़ाने का काम हुआ है, जितना ज़्यादा चर्च को आगे बढ़ाने का काम हुआ है, सारे मंदिरों को तोड़ा गया है, वो किसने काम करा है? पोर्तुगीज़ ने वहाँ पर कोर्ट ऑफ इंक्विजिशन लाए हैं। कब लाए हैं? 1560 में। तो ये सारा जो कारण है वहाँ पर चर्च वगैरह का, वो सारा पोर्तुगीज़ के नाम जाता है। और जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट नाम आता है किसका? अल्बुकर का। अल्बुकर ने एक और चीज़ करी थी, सती प्रथा बंद कराई थी। क्यों कराई थी? ये नहीं कि हमारे देश से प्यार था, ये नहीं कि हमारे देश की औरतों के लिए उनको उनके मन में पीड़ा थी। ये कारण है क्यों कि जो सती है उनको विधवा हो जाती हैं तो उनको क्या करता है? सती में जलना पड़ता है। पर नहीं, उन विधवाओं की शादी अपने देश के युवकों से कराई है, अपने देश के लड़कों से कराई है। उनका जो पुत्र पैदा होगा वो भी क्या होगा? पोर्तुगीज़ होगा। अगर पुत्र पैदा हो रहा है पोर्तुगीज़, तो जनसंख्या किसकी बढ़ रही है? भारत की नहीं बढ़ रही है, वो जनसंख्या बढ़ रही है पोर्तुगीज़ की। और अगर किसी चीज़ की जनसंख्या बढ़ रही है तो वो क्षेत्र समझ लो उनका हो गया। आप समझ सकते हो मैं क्या बात कर रहा हूँ। कोई भी देश कोई भी चीज़ में कब्जा करना है तो जनसंख्या आप वहाँ पर जाके बढ़ा दीजिए, कब्जा अपने आप अपना शुरू हो जाएगा। तो यही नीति लेके आया था अल्बुकर, और उन्होंने ये प्रथा भी निभाई है। सती प्रथा को सबसे पहले जो बंद कराया है उसका नाम है अल्बुकर। और इसके बाद ये तो खैर अलग बात हो गई। इसके बाद आपको नोट डाउन करने वाली बात जो है वो यही है कि सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि दो चीज़ का व्यापार छोड़कर पूरे व्यापार में और भी दे दिया था साथ, जैसे चाय और चीन का व्यापार को छोड़ दिया था। उसके अलावा कोई भी आए व्यापार कर सकता है, ये परमिशन ग्रांट हो गई। ईसाई धर्म को आने की अनुमति मिल गई, ये अनुमति मिल चुकी है। और गिरजाघर खुल भी चुका है। कहाँ पर? कलकत्ता में। बिशप भी रख दिया, पादरी बन गया है भाई। और बहुत इंपॉर्टेंट है, सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्र में टैक्स लेना शुरू कर दिया गया। ये टैक्स लिया जा रहा है और इसी टैक्स की वजह से अगर नहीं दिया तो दंड भी मिलेगा। तो सारे कारण मैंने आपके सामने रख दिया। 1813 का अधिनियम आपके सामने खोल के रख दिया। इम्प्लीमेंट मैंने आपको बता दिया। 5 रिपोर्ट आई थी, पाँचों रिपोर्ट के बारे में बता दिया कि 5वीं रिपोर्ट में क्या था। 1813 का चार्टर अधिनियम ही मिल के आया था। कारण कब बनना शुरू हुआ? 1808 के साल में शुरू हुआ। और बन के कब आया? 1813 के अधिनियम में। तो यही सब कारणों की वजह से 1813 का चार्टर अधिनियम बन के सामने आया। इसके बाद हम बात किसकी करेंगे? 1833 के चार्टर अधिनियम के बारे में। बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी प्रथाएं बंद हो जाएंगी। कुप्रथाएं जो चल रही हैं भारत में, उन्हें बंद कौन सा एक्ट करेगा? 1833 का अधिनियम। दास प्रथा बंद हो जाएगा, दास व्यापार बंद हो जाएगा। और इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है, इनके कारण अगर आप जानोगे तो आप भी बोलोगे क्या मज़ेदार कारण है। यहाँ पर बहस हो जाएगी किसकी? यहाँ पर बकिंगम एक तरफ हो जाएंगे और एक तरफ मैकाले हो जाएंगे। मैकाले बहुत इम्पोर्टेंट नाम है। जी हाँ, मैकाले कौन है? इंडियन पैनल कोड जो आप आज देखते हैं, उनकी जो शुरुआत है, उसका जो लेखन है, उसको जो लिखा गया है, वो किसने लिखा गया है? मैकाले ने। जी हाँ, मैकाले क्या थे? ये एक मैकाले जो थे उस समय भारत सचिव के पोस्ट में नियुक्त थे। भारत सचिव की पोस्ट में आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी पोस्ट है उस समय। और संसद में सदस्य भी हैं, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के सचिव भी हैं। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सचिव होने के साथ संसद के सदस्य भी हैं मैकाले। और मैकाले अगर मैं बात करूं आपको कि बाद में जो इंडियन पैनल कोड है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये निभाते हैं। इनका लिखने का अगर मैं बताऊं आपको तो इन्होंने 1860 में पूरा लिख के ख़त्म कर दिया था। और इसी समय 1833 के अधिनियम में एक और बात आपको जाननी होगी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो नाम है वो 1833 के अधिनियम में। इससे पहले जो नाम है द यूनाइटेड कंपनी ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज़, ये नाम है उससे पहले का। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आप कहते हैं, ये कहाँ कब गया है? रखा गया है 1833 के अधिनियम में। सेक्शन 87 इसी एक्ट के अंदर आता है। बहस चलेगी मैकाले और बकिंगम की, किन वजह से बहस चलेगी, सारा आपको बताऊंगा इसके बाद। अगर आपको ये पूरी एक्ट सीरीज़ पसंद आ रही है तो ये पूरी एक्ट सीरीज़ को आप देखें, पूरी वीडियो को देखें। और इसी के आप जो भी है कमेंट ज़रूर करें और लाइक शेयर आप ज़रूर करें। पूरे मैकाले के बारे में बताऊंगा कि इंडियन पैनल कोड की शुरुआत कैसे हुई थी, और भारतीय विधि आयोग क्या था, इंग्लिश लॉ कमीशन क्या था, कैसे कैसे मैकाले को राजा ने भेजा है। और जो तीसरा है गवर्नर जनरल की परिषद में जो 4 थे उसको चौथे को हटा के 3 कर दिया था। चौथे की जगह कौन बनाते हैं बाद में आके? मैकाले बनाते हैं। और मैकाले जब ये जगह बनाएंगे तो बाद में आपको बहुत ही शानदार ये लगने वाला है। थैंक यू।